अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे हमारी बात हो रही थी। कल हमने कुछ इलस्ट्रेशंस और एक क्वेश्चन देखा था। कॉन्सेप्ट ओवरऑल हम एबीसी का ले चुके हैं, एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ कर चुके हैं। आज एक लास्ट क्वेश्चन हमारे एजेंडा पे रह गया है जिसको देखेंगे इंशाअल्लाह और फिर मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो कोई क्वेश्चन कल के लेक्चर से किसी कैलकुलेशन पे, किसी प्रिंसिपल की एप्लीकेशन पे कोई गाइडेंस चाहिए तो पूछिए। अच्छा, एक क्वेश्चन फिर जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसी को देखते हैं पहले, तो इसमें फिर आपके जहन में पॉइंट आएगा उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एसन एंटरप्राइजेज, ऑटम 10, क्वेश्चन 1। अच्छा, ये वैसे क्वेश्चन कैफ का है, लेकिन क्वेश्चन ये कैफ में तब टेस्ट किया गया था जब एबीसी वाज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। लेकिन टू सम एक्सटेंट दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एबीसी। इसमें उसकी बात थोड़ी सी है, झलक है, इसलिए मैंने इसको अपने इसमें शामिल कर दिया अपने पास इस क्वेश्चन बैंक में। तो इसको पढ़ते हैं जी, इसकी रिक्वायरमेंट फिर बात देखते हैं। रिक्वायरमेंट है जी, डिटरमिन द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर द प्रोडक्ट्स अल्फा, बीटा एंड गामा by using single factory overhead rate based on direct labor hours. Part A. Part B, recalculate factory overhead cost per unit for each product by allocating individual expenses on the basis of specific utilization of related facilities. यही तो एबीसी होती है ना, कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिलेटेड सर्विसेज कह लो या यूटिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स कह लो, एक ही बात है। तो उसने कहा जी सिंगल ओआर से निकालिए ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट अल्फा बीटा गामा की, या आप यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक सर्विसेज जो हैं उनकी बेसिस पे ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मेजर करें। सवाल पढ़ते हैं फिर देखते हैं कैसे इसको हम लेके चल सकते हैं। एसन एंटरप्राइजेज produces 3 products alpha, beta, gamma. The management has some reservations on the method of costing. Consequently, the cost accountant has reviewed the records and gathered the following information. Costs incurred during the latest quarter were direct material, direct labor, indirect wages, different departments में जो incur हुई, fuel and power, depreciation on plant machinery building, insurance on plant and machinery, insurance on buildings, stores and spares, rent, rates and taxes. Production report for the previous quarter depicted the following information. Production report से पता लगा अल्फा, बीटा, गामा के कितने यूनिट्स बने, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, मशीन आवर्स पर यूनिट और इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट। सो ये प्रोडक्शन का डाटा। Other relevant details are as follows. Factory space utilization अल्फा, बीटा, गामा में कितनी है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी अल्फा, बीटा, गामा में रुपीज इन 1000 में कितनी लगी, स्टोर कंजम्पशन रुपीज इन 1000 में अल्फा, बीटा, गामा कितना हुआ, नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड अल्फा, बीटा, गामा के कितने हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरीज 10% पर एनम। अच्छा जी, अब दोबारा रिक्वायरमेंट को देखते हैं। हमें ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट चाहिए अल्फा, बीटा, गामा की, सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट यूजिंग सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर। सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालने का तरीका है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन इस केस में बजटेड नहीं, एक्चुअल है शायद ना, तो कोई बात नहीं, हम एक्चुअल ले लेंगे। ये सारा डाटा एक्चुअल है ना, हमें ये जो डिटेल दी गई है कॉस्ट इनकर्ड है, ये एक्चुअल डाटा, तो कोई बात नहीं, हम एक्चुअल डाटा से चलेंगे। हमारी कहानी रहेगी कि
ओवरहेड इनकर्ड डिवाइडेड विद पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड इनकर्ड डिवाइडेड विद टोटल फैक्ट्री के लेबर आवर्स, वहां से ओवरहेड कॉस्ट पर लेबर आवर निकल आएगी और उसके बाद लेबर आवर पर यूनिट इनटू रेट। ठीक हो गया, लेबर आवर पर यूनिट इनटू रेट करेंगे तो उस प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो हमें पहले स्टेप में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या ओवरहेड कॉस्ट पर लेबर आवर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर लेने का तरीका है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइड विद टोटल लेबर आवर्स। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं हमारे, वर्किंग 1 से टोटल करके लाओ। टोटल लेबर आवर्स काम हुए वर्किंग 2 से लेके आएंगे, यहां से OR बनेगा और फिर X Y Z अल्फा बीटा गैमा की प्रोडक्ट बनेगी। तो जनाब पहले मुझे वर्किंग 1 से टोटल ओवरहेड्स चाहिए। कितने हैं टोटल ओवरहेड्स, यहां से सम करके बताइए मुझे। कितना जी? टोटल ओवरहेड्स आर ₹94,880,000। टोटल ओवरहेड्स जो हैं आपके वो सम हैं यहां से लेके इधर तक की वैल्यू की है, क्योंकि ये तो दो डायरेक्ट कॉस्ट है ना, ये तो हमारी कैलकुलेशन में आएंगे नहीं। तो जनाब यहां से लेके यहां तक जो कॉस्ट हैं ये सारी आपकी ओवरहेड्स हैं, इन सब को सम करें तो ये जनाब आपकी फिगर आती है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स की 94,880,000 फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर हमें चाहिए टोटल लेबर आवर्स। हमारी फैक्ट्री में जिस पीरियड में यह खर्चा हुआ उस पीरियड में कितने लेबर आवर काम हुआ, कैसे पता लगेगा? यूनिट्स इंटू आवर्स, यूनिट्स इंटू आवर्स, यूनिट्स इंटू आवर सम। बताओ जरा कितने आवर्स बने टोटल? अल्फा पे 12,000 इंटू 20, बीटा पे 20,000 इंटू 5, गैमा पे 45,000 इंटू 4, इन सब का सम करो। 5,20,000 लेबर आवर। किसी वैल्यू की कैलकुलेशन में दिक्कत तो पूछेगा, बी अटेंटिव। सिंगल OR लेने के लिए टोटल फैक्ट्री के ओवरहेड्स लेंगे, टोटल फैक्ट्री के लेबर आवर से डिवाइड करेंगे। टोटल फैक्ट्री के ओवरहेड 94,880,000 हैं और टोटल फैक्ट्री के लेबर आवर जो अल्फा बीटा गैमा पे लगे 5,20,000। यहां से OR बना क्या जी? 18.25 पर लेबर आवर। नीचे जी ये हमारे पास OAR आ गया। अब OAR आ गया है, इसके बाद हमें पार्ट ए में जो चाहिए ना ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हम आसानी से अल्फा बीटा और गैमा की बनाएंगे। इट इज सिंपली ओवर लेबर आवर्स इनटू रेट। अल्फा के लेबर आवर 20 इंटू 18.25 365, बीटा के आवर्स 5 इंटू 18.25 25 और गैमा 473। लीजिए जी ये हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया। सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की मदद से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना, अल्फा बीटा गैमा तीनों की। ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट, सिंगल OAR का कॉन्सेप्ट हमने सीखा था ओवरहेड के चैप्टर में, उसकी एप्लीकेशन क्वेश्चन में आई। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब पार्ट बी। पार्ट बी में वो कह रहा है जी इन ओवरहेड्स को तकसीम कीजिए प्रोडक्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटेड सर्विस यूटिलाइजेशन। ABC वाला अंदाज कि आपको ये कॉस्ट हैं
सूटेबल बेस सेलेक्ट करके इन कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में तकसीम कर देना है। हर प्रोडक्ट के टोटल ओवरहेड आएंगे, उसको यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करना है। ठीक है, तो फॉर्मेट एबीसी वाला अगर हम बनाएं तो हमारे पास यहां पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉस्ट आएगी पहले, फिर हम लाएंगे बेस, फिर हम लाएंगे टोटल कॉस्ट, और फिर उस टोटल कॉस्ट को तकसीम करेंगे अल्फा बीटा गैमा में। पहले हम आइटम्स अगर लिस्ट डाउन करें तो सबसे पहले है ये इनडायरेक्ट वेजेस, और वो 4 तरह की हैं। मशीन मेंटेनेंस कितनी है जी, लिखते जाए साथ साथ वैल्यू भी, 6 लाख। फिर है जी स्टोर्स 3,60,000। देन क्वालिटी कंट्रोल 4 लाख, 468,000। Then cleaning and related services, 4 लाख। इनडायरेक्ट वेजेस के बाद फ्यूल एंड पावर, इट इज 2.8 मिलियन। इसके बाद आपके पास डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी बिल्डिंग। अब यहां पे तवज्जो कीजिएगा, हमें शायद डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी बिल्डिंग को अलग-अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी बेसिस अलग होने वाली हैं। कैसे करेंगे वो बाद में बात करते हैं, लेकिन चले फिलहाल प्लांट डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी अलग और डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की अलग। इसके बाद इसकी वैल्यूज हम बाद में लाएंगे। टोटल मुझे पता है कितनी है, लेकिन इसका ब्रेकअप हमें बनाना पड़ेगा। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी है जी, 2,40,000। इसके बाद इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग 60,000। नेक्स्ट स्टोर्स स्पेयर्स एंड सप्लायर्स, स्टोर्स स्पेयर्स एंड सप्लायर्स 1.8 मिलियन। और आखिरी आइटम है जी रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 1.2 मिलियन। अच्छा, हमने इन खर्चों को प्रोडक्ट में तकसीम करने हैं। यहां से हमारे पास टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे प्रोडक्ट वाइज, जैसे हम एबीसी में करते हैं। टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्ट वाइज। फिर इसको डिवाइड करेंगे यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ, तो हमें ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑलरेडी हमारे पास हैं। यूनिट प्रोड्यूस हमारे पास अल्फा बीटा गामा के ऑलरेडी हैं। कितने हैं अल्फा के? 12,000, 20,000, 45,000। ये जी हमने टोटल ओवरहेड लाने हैं, यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगी। बिल्कुल एबीसी के पैटर्न पे हमारा ये फॉर्मेट है, और उसी अंदाज पे हमने इन कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में तकसीम करना है। फिर टोटल ओवरहेड कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट जो मिलेगी उसको यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करके हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पर जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले फिर हम डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग, इसी से कहानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये अभी हमने बीच में छोड़ी ना, हमें पता नहीं लगा क्या है। टोटल डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी बिल्डिंग की है कितनी? 15,60,000। और नीचे इसने एक जुमला लिखा हुआ है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी इज 10%, और मशीनरी की कॉस्ट हर डिपार्टमेंट की गिवन है, हर प्रोडक्ट की गिवन। हर प्रोडक्ट में कितनी मशीनरी लगी वो मुझे गिवन है, तो मैं हर प्रोडक्ट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूं। तो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन तो यहां से निकल आए, तो टोटल ये है, इसमें से ये निकालेंगे, बाकी बिल्डिंग की बचेगी। तो जनाब प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन मैं एट द रेट ऑफ 10% ऑफ कॉस्ट, मुझे गिवन है कॉस्ट, तो अल्फा की
600 रुपीज इन थाउजेंड में चल रहे हैं ये अच्छा, ये रुपीज इन थाउजेंड नहीं है, फुल है, तो 6 लाख। ठीक है जी। प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन अल्फा की 6 लाख जी, बीटा की 4 लाख, 3 लाख। टोटल कितनी बन गई है? टोटल ये बन गई 13 लाख। तो अगर ये 13 लाख है तो बिल्डिंग की कितनी बची? बिल्डिंग की बचेगी 15,60,000 में से 13 लाख निकाल दो तो बाकी बची 2,60,000। 2,60,000 ये बिल्डिंग की बची। अब हम बाकी कॉस्ट की तरह बिल्डिंग की कॉस्ट को भी कोई बेस सेलेक्ट करते हैं और ये तमाम कॉस्ट को अब तकसीम करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन सीधे तरीके से हम तकसीम कर पाए। हमें हर प्रोडक्ट में जो प्लांट लगा हुआ है उसकी कॉस्ट गिवन थी और हमें डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया गया, हमने मैनेज कर लिया। तो अब हम बाकी तमाम वैल्यूज को देख सकते हैं। अच्छा जी, अब वन बाय वन एक एक आइटम को डिस्कस करते जाते हैं और सूटेबल बेस आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले इनडायरेक्ट वेजेस कौन सी वाली है? मशीन मेंटेनेंस की। मशीन मेंटेनेंस की वेजेस मतलब वर्कर्स जो मशीन मेंटेनेंस में इन्वॉल्व रहे उनको तनख्वाह जो दी गई। मशीन की मेंटेनेंस किस पे डिपेंडेंट है? मशीन चलती कितनी है। मशीन जितनी ज्यादा चलेगी उसको उतनी मेंटेनेंस चाहिए। सो हम बेस पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी वैल्यूज हम बाद में लेके आते हैं। फिलहाल मैं कहता हूं जी इसकी बेस है मशीन आवर। मशीन मेंटेनेंस की जो वेजेस हैं उसके लिए सूटेबल बेस मशीन आवर बनते हैं। दूसरी कॉस्ट स्टोर्स मतलब इनडायरेक्ट वेजेस, उन वर्कर्स की सैलरी जो स्टोर्स में काम कर रहे हैं। जो स्टोर में काम कर रहे हैं तो वो काम क्या कर रहे हैं? स्टोर कंजम्पशन, स्टोर आइटम्स को हैंडल कर रहे हैं ना। स्टोर आइटम को रखना, स्टोर आइटम को इशू करना, यही हैंडल कर रहे हैं ना। तो इसके लिए सूटेबल बेस बनती है स्टोर कंजम्पशन। स्टोर कंजम्पशन इसकी बेस बनती है शायद। क्वालिटी कंट्रोल में जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं? इंस्पेक्शन। क्वालिटी कंट्रोल के लोग इंस्पेक्शन करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो इनकी बेस शायद बनती है इंस्पेक्शन आवर्स। क्लीनिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज, वर्कर जो क्लीनिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज में एंगेज है। क्लीनिंग किसकी होगी? नॉर्मली बिल्डिंग की, फैक्ट्री की। इसकी बेस बनेगी स्पेस यूटिलाइजेशन, फैक्ट्री स्पेस यूटिलाइजेशन। फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर कहां इस्तेमाल होता है? मशीन चलने में, मशीन आवर्स। डेप्रिसिएशन हम कर चुके हैं। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, फ्लोर एरिया। बिल्डिंग की कॉस्ट गिवन नहीं है, बिल्डिंग की कॉस्ट गिवन नहीं है तो बिल्डिंग के खर्चे हम फ्लोर एरिया के ऊपर तकसीम करते हैं। तो यहां पे भी जनाब स्पेस यूटिलाइजेशन। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट ऑफ प्लांट। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, स्पेस। स्टोर्स, स्पेयर्स एंड सप्लाईज, इट इज ऑलरेडी गिवन। ये इसका टोटल करो, ये वही, ये अमाउंट नहीं मान रही। स्टोर, स्पेयर्स, कंज्यूम, ये एलोकेटेड ऑलरेडी गिवन है, ये हमें गिवन है। तो हम कहेंगे जी ये तो हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, इसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, गिवन है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी बिल्डिंग के हैं तो इसकी भी बनेगी स्पेस। अच्छा, अब इनमें से कुछ वैल्यूज हमें रेडीली अवेलेबल हैं। जैसे सबसे पहले स्टोर स्पेस की बात करें तो इसकी तकसीम ही मुझे पता है। कितनी है जी? किसी बच्चे को कोई वैल्यू लिखनी समझना है पूछेगा, स्टोर स्पेयर सप्लाईज की तकसीम मुझे ये गिवन है 18 लाख की तकसीम, ये रुपीज इन थाउजेंड में गिवन है। 7 लाख 20,000, 2 लाख 70,000,
8,10,000। अच्छा, ये तो मुझे तकसीम ही गिवन थी तो मैंने तकसीम डाल दी। अच्छा, स्पेस की बात करें तो स्पेस परसेंटेज में गिवन है 40, 35 एंड 25%। ये भी आ गया, इधर भी यही स्पेस लगनी है 40, 35, 25%। यहां पे भी स्पेस है 40, 35, 25%। क्लीनिंग में भी स्पेस है 40, 35 एंड 25। स्टोर कंजम्पशन यहां पे लगनी है तो कंजम्पशन भी रेडिली अवेलेबल है, मुझे काम नहीं करना। 7 मैं एक एक जीरो डाल दूं तो 72, 27, 81। हमने स्टोर को कंजम्पशन की बेस पे तकसीम करना है तो कंजम्पशन की वैल्यूज ये अवेलेबल थी, मैंने एक एक जीरो उठा के रेशोज लिख दी वहां पे, ये भी मेरे पास रेडिली अवेलेबल थी, इन पे मुझे कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। बाकी प्लांट कॉस्ट ऑफ प्लांट ये भी तो अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ प्लांट 643 ये भी अवेलेबल है। और जी डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट ये भी कॉस्ट ऑफ प्लांट पे जाएगा 643। बाकी मशीन आवर रह गया, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन आवर रह गए, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये दो चीजें रह गई ना बस हमें। बाकी हमें तमाम बेसिस के नंबर्स इधर से रेडिली अवेलेबल थे, वो हमने पिक कर लिए हैं। मशीन आवर्स और इंस्पेक्शन आवर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। जी देखिए, इसमें कोई चीज समझ नहीं आई, किसी बेस की आइडेंटिफिकेशन और उस बेस की वैल्यू डिटर्मिनेशन समझ नहीं आई तो पूछिए। जी बेटा, स्टोर्स आप इनडायरेक्ट वेजेस की बात कर रहे हैं? नीचे आ रहे हैं सेकंड 18 लाख के स्टोर उनकी बात कर रहे हो। इनडायरेक्ट वेजेस में स्टोर डिपार्टमेंट के स्टाफ की सैलरी की बात हो रही है। स्टोर डिपार्टमेंट में जो स्टाफ काम कर रहा है उसकी सैलरी, वो इनडायरेक्ट वेजेस है हमारी। तो स्टोर डिपार्टमेंट में जो स्टाफ काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है? स्टोर इशू करने में इन्वॉल्व है ना, तो हमने उसकी बेसिस ले ली स्टोर कंजम्पशन। जिस प्रोडक्ट के लिए जितना स्टोर इशू किया उसने, उसकी कॉस्ट उसको चार्ज कर दो, क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट का स्टाफ की सैलरी है। स्टोर डिपार्टमेंट के स्टाफ का काम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए स्टोर आइटम इशू करना है, ठीक है। मतलब उनको जो कंजम्पशन चाहिए, किसी को ऑयल चाहिए, किसी को गरारी चाहिए, किसी को पुर्जे चाहिए, जिस प्रोडक्ट को जो पुर्जा चाहिए वो स्टोर का डिपार्टमेंट इशू कर रहा है। तो हमने कहा जी जितना स्टोर आइटम जिस प्रोडक्ट ने कंज्यूम किए हैं उसी रेशो में स्टाफ की सैलरीज उनको चार्ज कर दो, क्योंकि यही समझा जाएगा ना कि जितनी ज्यादा प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट ने इस्तेमाल की हैं उतना स्टाफ ने काम उसके लिए ज्यादा किया होगा, तो हमने उसी रेशो पे स्टाफ की सैलरी तकसीम कर दी। जी बेस की आइडेंटिफिकेशन में, सिलेक्शन में, उसकी वैल्यू डिटर्मिनेशन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अच्छा जी, अब जरा मशीन आवर पे आइए जरा। मशीन आवर पर यूनिट गिवन है, हमें तो टोटल मशीन आवर चाहिए ना, तो ये बने 72,000, 1,60,000, 4,50,000, तो 3 जीरो उड़ा दें अगर हम, तो मशीन आवर 72, 160, 450, ठीक है जी। ये मशीन आवर की बेस बन गई। हम टोटल मशीन आवर लेते हैं हर प्रोडक्ट ने जो इस्तेमाल किए, ये मशीन आवर पर यूनिट है। अक्सर आप लोगों की टेंडेंसी है पर यूनिट डाटा को यूज करने की, ख्याल कीजिएगा। हम टोटल कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में तकसीम करने जा रहे हैं, तो हमें टोटल कॉस्ट को तकसीम करने के लिए टोटल आवर्स एज अ बेस चाहिए। तो टोटल आवर्स एज अ बेस, यूनिट्स इंटू आवर पर यूनिट, ये टोटल आवर बनेंगे अल्फा के, एंड सो ऑन। सिमिलरली हमें इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट गिवन है, हमें टोटल आवर चाहिए इंस्पेक्शन के, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यूनिट्स इंस्पेक्टेड से। सारे यूनिट्स इंस्पेक्ट नहीं होने, इसीलिए कहा जाता है सवाल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, सवाल ध्यान से पढ़ना है। उसने बताया है प्रोडक्शन इतनी है, बट इंस्पेक्शन सारे यूनिट्स की नहीं हुई। अगर आप सवाल ध्यान से नहीं पढ़ रहे, एक दफा पढ़ के करने की कोशिश कर रहे हो, तो चांसेस यही है आप यहां पे प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सवाल समझ भी लग जाए ना, कि सब समझ आ गया, फिर भी दूसरी तीसरी बार पढ़ लेना, क्योंकि आपको सही तरह समझ नहीं आया हुआ, कुछ पॉइंट्स आपने पिक नहीं किए हुए, कुछ पॉइंट्स आपने इंफॉर्मेशन से रिलेट नहीं किए हुए, उनका इफेक्ट आपकी वर्किंग पे क्या आना है आप उनको गेज नहीं कर पाए।
ठीक है, इसीलिए कहा जाता है दूसरी दफा तीसरी दफा सवाल पढ़ने हैं कि फिर पॉइंट पिक होता है। पहली दफा में पढ़ा, पढ़ते हुए रिलेट ही नहीं हुआ कि इसके असरात कहां जाने हैं। दूसरी दफा पढ़ते हो तो पता लगता है ओ हाँ इसने यहां लिंक होना था, इसका असर वहां पर जाता है, ये उस मेरी कैलकुलेशन को अफेक्ट करेगा। और बाज का कुछ पॉइंट ऐसे ट्रिकी होते हैं वो तीसरी दफा में पिक होते हैं। सो हमने 2 इंटू 6 1200, 3 इंटू 4 1200, 4 इंटू 5400, 1350 इंटू 4 5400, 1200 1200 5400, तो दो दो जीरो उड़ा दो, तो दो दो जीरो उड़ाओगे तो ये 12 12 54, ये मशीन आवर है 72 160 450। लीजिए जी सारी बेसिस आपके पास आ गई हैं, हर कॉस्ट की बेस आपके पास है, कोई कॉस्ट ऐसी नहीं है जिसकी बेस हमारे पास ना हो, हर कॉस्ट की बेस हमारे पास आ चुकी है। लीजिए जी दो तो तकसीम भी कर चुके हैं, इन कॉस्ट को तकसीम कीजिए, टोटल लाइए और फिर यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट लाइए। ये एबीसी का क्वेश्चन जो एबीसी सिलेबस में ना होने के बावजूद कभी आ गया था कैफ में, लेकिन हमारे लिए ये एक अच्छी एक्टिविटी है, परफॉर्म कीजिए और मुझे ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बताइए क्या आ रही है। जी बेटा मशीन आवर्स कैसे आए? बेटा हमने टोटल मशीन आवर्स लेने हैं, अल्फा में कितने इस्तेमाल हुए, बीटा में कितने इस्तेमाल हुए और गैमा में कितने इस्तेमाल हुए, और इन आवर्स से हमने रेशो बनानी है। अल्फा के हमने 12,000 यूनिट्स बनाए, मशीन आवर पर यूनिट 6 तो 72,000। बीटा के हमने 20,000 यूनिट बनाए, मशीन आवर पर यूनिट 8 1,60,000। इसी तरह गैमा के 45,000 यूनिट्स 10,000 4,50,000। तो मैंने 1000 कॉमन लेके रेशियो बना ली 72 160 450। जी बेटा बेटा कॉस्ट ऑफ द प्लांट, लेकिन रेट वो नीचे आखिरी जुमला पढ़ो, डेप्रिसिएशन का रेट है प्लांट एंड मशीनरी का 10%। हमें कॉस्ट गिवन थी, हर प्रोडक्ट में कितनी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, प्लांट लगा हुआ है, उसकी कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट का 10% हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, कॉस्ट का 10% ऑफ कॉस्ट हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है। बेस की यहां शायद जरूरत नहीं थी, बेस की यहां शायद जरूरत नहीं थी। ठीक है, बेस की इधर जरूरत नहीं थी, ये बेस डेप्रिसिएशन के प्लांट डेप्रिसिएशन के आगे मैंने बेस लिख दी, शायद ये यहां पे इसकी जरूरत नहीं थी। जरा देखिएगा बोर्ड पे, मुझे यहां पे ये नहीं लिखना चाहिए था, शायद जो मैंने यहां लिखा है ना 10% कॉस्ट, ये यहां लिख देना चाहिए था मुझे। ठीक है, इसको ऐसे कर ले तो ज्यादा बेहतर है शायद, क्योंकि मुझे तो प्लांट की टोटल डेप्रिसिएशन पता ही नहीं है ना, मैंने तो कैलकुलेट की है ये, और यहां से फिर मैंने इसका ये सम लेके यहां पे लिखा है। मुझे 13 लाख की फिगर तो पता ही नहीं थी, 13 लाख की फिगर तो मैंने यहां से बनाई है। जी कंप्लीट कीजिए तकसीम, मुझे ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट की फिगर चाहिए। किसी बच्चे को कैलकुलेशन में अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत है पूछिए।
जी जनाब, कहां तक पहुंची बात? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट अल्फा वर्कआउट की किसी ने? 231.14, बीटा 116.98 और गैमा 97.22। लीजिए जी, वेरीफाई कीजिए कैलकुलेशंस क्या ठीक हैं। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से अल्फा बीटा गैमा की क्या है, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बेसिस पे उसकी जगह उसने वर्ड यूज किया स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिलेटेड सर्विसेज। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की टर्म यूज नहीं की, स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिलेटेड सर्विसेज क्या दिया, बट इट इज एबीसी। जी एनी क्वेश्चन? किसी स्टूडेंट को कोई गाइडेंस चाहिए, पूछिए। सो एबीसी का कॉन्सेप्ट अगेन इस क्वेश्चन में देखा कि आप हर एक्टिविटी वाइज ओवरहेड्स आइडेंटिफाई करोगे, एक्टिविटी के कॉस्ट ड्राइवर्स देखोगे क्या हैं, ये कॉस्ट ड्राइवर्स हैं एक्टिविटी के, और कॉस्ट ड्राइवर की कंजम्पशन की रेशियो लेके ओवरहेड कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में तकसीम करते हैं। यहां से हमें टोटल ओवरहेड्स ऑफ ईच प्रोडक्ट मिलते हैं। एबीसी में हम इस तरह प्रोसीड करते हैं, टोटल ओवरहेड ईच प्रोडक्ट लाके नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके फिर हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट लाते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम ओएआर बनाते हैं, ओएआर से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पर जाते हैं। एबीसी में हम ओएआर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट नहीं डिटरमिन करते। जी एनी क्वेश्चन? से पहले सिलेबस कवर करवाना है। थैंक यू जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, ये चैप्टर पे हमारी डिस्कशन एबीसी पे ख़त्म। इससे हमारा ओवरऑल जो ओवरहेड का टॉपिक था वो कवर हो गया। ओवरहेड के टॉपिक में हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं, एक चैप्टर नंबर 3, एक चैप्टर नंबर 4।